नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर रजनीश चतुर्वेदी जनरल अवेयरनेस बिट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस बिट्स चैनल सामान्य ज्ञान के सभी छोटे से बड़े विषयों पर रूट लेवल से फ्रूट लेवल तक का तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण करता है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं इटली में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन 2024 की। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे G7 ग्रुप की उत्पत्ति, उसके विकास, सिद्धांत और चुनौतियों के बारे में। वहीं इसमें हम चर्चा करेंगे इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले ग्लोबल लीडर्स जो कि G7 समूह देशों से, EU से और इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी, ऐसे ही प्रेसिडेंट जेलेंस्की और पोप फ्रांसिस। फिर बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो इटली में हो रहा है उसके एजेंडे की, जिसमें रशिया यूक्रेन का विवाद, माइग्रेशन का इश्यू, इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर जो रिलेशन है वो, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो बातें होंगी वो, और इंडिया सेंट्रिक अगर हम बात करेंगे भारत के लिए क्या विशेष है, तो भारत का जो एजेंडा रहेगा इस G7 शिखर सम्मेलन को लेकर वह एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा से संबंधित समझौते, अफ्रीका और भूमध्य सागर। ये कुछ मुद्दे हैं जो भारत मुख्य रूप से अपने एजेंडे के रूप में बनाकर वहां रखेगा। इसके अतिरिक्त और भी कई जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं जो भारत वहां रखना चाहेगा। तो उन मुद्दों में से भी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि भारत ग्लोबल साउथ की बात कर सकता है वहां, भारत वहां काउंटर टेररिज्म की बात कर सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आज का ये वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों, हर साल जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता शिखर सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते हैं, तो वह सिर्फ यही सवाल उठाते हैं कि आखिर शिखर सम्मेलन वास्तव में है किस लिए और समूह क्यों मायने रखता है। Why there is a necessity of such an organization? तो G7 देशों की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका जो इसके प्रमुख हैं, वो गुरुवार 13 जून 2024 से आपुलिया के बोर्गो एग्नाजिया फाशानो में को एड्रियाटिक सागर के सामने दक्षिणी इतावली तट पर पुगलिया के एक लग्जरी होटल में अपना 3 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन शुरू करने जा रहे हैं। इस शिखर सम्मेलन में जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, G7 के सभी सदस्य देश हैं और इस शिखर सम्मेलन में कुछ और भी देशों को जो G7 के समूह सदस्य नहीं हैं, उन्हें इनवाइट किया गया है, जिनमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, पोप फ्रांसिस एंड प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं G7 ग्रुप की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में। दोस्तों, G7 ग्रुप की अगर उत्पत्ति देखी जाए तो वह 1973 के तेल संकट में जाती है, जिसके कारण वैश्विक आर्थिक मंदी आई और अधिक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ी और उस पर प्रकाश डाला गया। तो दोस्तों, सर्वप्रथम 1973 में यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस और जर्मनी सबसे पहले इकट्ठा हुए। फिर 1975 में जब पहला शिखर सम्मेलन हुआ तो इटली भी उसमें शामिल हो गया और इस प्रकार से जो G5 नेशन था वो G6 नेशन बन गया। दोस्तों, 1976 में कनाडा इसमें शामिल हो गया और यह G7 समूह बन गया। इसी प्रकार से 1994 में रूस को अर्थात रसिया को इस समूह में मिला लिया गया और यह G7 से G8 बन गया। लेकिन 2014 जब रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया, तब उस समय पर G7 समूह देशों ने रूस को G7 से बाहर कर दिया और यह G8 से वापस से G7 बन गया। दोस्तों, इसी तरीके से अगर देखें कि ये G7 या G8 देशों में अगर हम अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, EU, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की को ऐड कर दें तो यह G20 बन जाते हैं। अब दोस्तों, G7 की अगर बात की जाए तो G7 एक औपचारिक चार्टर है। यह सचिवालय के बिना संचालित होता है, अर्थात इसका कोई सचिवालय नहीं है। इसकी जो अध्यक्षता होती है, प्रेसिडेंसी होती है, वह हर साल इसके सदस्य देशों के बीच में घूमती है। जो इसके 7 नेशंस हैं
उनके बीच में चलती रहती है। इस वर्ष की जो अध्यक्षता थी वह इटली को मिली थी, इसलिए इटली इसको होस्ट कर रहा है। और जी7 की अगर बात की जाए तो इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं जी7 ग्रुप के सिद्धांत और उनकी चुनौतियों के बारे में। तो जी7 ग्रुप के जो सिद्धांत हैं दोस्तों, उन सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है इसका लोकतंत्र। अर्थात जी7 देश स्वतंत्र और निष्पक्ष कानून, कानून के शासन और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा के सहित लोकतांत्रिक मूल्यों और संसाधनों को बढ़ावा देते हैं। दूसरा है मानवाधिकार, अर्थात ये नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इन सभी स्तरों पे जो अधिकार हैं, दुनिया भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एकत्रित होते हैं। तो मानवाधिकार इनका एक सिद्धांत है। इसी प्रकार से मुक्त और निष्पक्ष व्यापार, फ्री ट्रेड, इनका एक सिद्धांत है। ये खुले, पारदर्शी नियमों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का प्रोत्साहन करते हैं। इनका एक और सिद्धांत है शांति और सुरक्षा। ये अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए और राजनयिक साधनों का उपयोग करते हुए संघर्षों को रोकने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो जी7 अब जब आज यहाँ इटली में मिल रहे हैं, तो उनके सिद्धांत के आधार पर वह इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे ताकि ग्लोबल पीस स्टैब्लिश हो सके। इसी प्रकार से इनका एक सिद्धांत है पर्यावरण का संरक्षण। ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, जैव विविधता की रक्षा करने के लिए और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां जो हैं उनके समाधान के लिए तत्पर रहते हैं, और ये इन्हीं सिद्धांतों पर प्रतिबद्धित हैं। तो ये तो हुए जी7 के सिद्धांत। अब जी7 के सामने कुछ चुनौतियां हैं। तो जी7 की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में जैसे आर्थिक अनिश्चितता है। तो आर्थिक अनिश्चितता इनकी एक बड़ी चुनौती है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इनकी चुनौती है जिससे इनको निपटना है। जी7 जो है दुनिया की आधी आर्थिक आबादी है। अगर ग्लोबल जीडीपी देखी जाए तो उसका 50% जो है जी7 नेशंस के पास में है। तो चीन का जिस तरीके से उदय हो रहा है, तो वह जी7 नेशंस के लिए एक चुनौती है। ऐसे ही वैश्विक स्वास्थ्य इनकी चुनौती है। आपने देखा होगा कि कोविड-19 महामारी के समय स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी जी7 ने ऑनलाइन एक मीटिंग करी थी। हालांकि उस समय इनकी प्रतिक्रिया धीमी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने मीटिंग की थी। तो वह भी इनकी एक चुनौती है। और कुछ भू राजनैतिक तनाव, टेंशंस जो है जियोपॉलिटिकल, वह इनकी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो ये कुछ जी7 ग्रुप के सिद्धांत और जी7 ग्रुप की चुनौतियां हैं। अब हम बात करते हैं कि जी7 काम कैसे करता है। तो जी7 में सबसे महत्वपूर्ण है सदस्यता। इसके 7 सदस्य देश हैं। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी 1981 से गैर प्रगति इसका सदस्य है, मतलब स्थायी नहीं है, इसको इनवाइट करते हैं बस। तो यह जब इनवाइट होता है तो किसी स्पेशल पर्पज के लिए किसी स्पेशल डायलॉग में इसको इंक्लूड करा जाता है, सम्मिलित किया जाता है। उसके अतिरिक्त यह उनका सदस्य नहीं है। फिर दूसरा है अध्यक्षता। यह सदस्य देशों के बीच प्रतिवर्ष अपनी अध्यक्षता को रोटेशन में रखता है। देश प्रत्येक देश जो है सम्मेलन की मेजबानी करता रहता है और वर्ष के लिए अपने एजेंडे निर्धारित करता रहता है। तो जैसे अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि इस वर्ष जैसे इटली इसका आयोजन कर रहा है, तो वो उसने कौन से एजेंडे बनाए हैं। इसकी जो बैठकें हैं वो वार्षिक बैठकें आयोजित होती हैं। इसकी प्रकृति जो है वो अनौपचारिक है, अर्थात यह औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं है। ये जो निर्णय होते हैं आम सहमति के माध्यम से किए जाते हैं और कोई औपचारिक मतदान प्रणाली या कानून का दायित्व वाली प्रणाली नहीं है इसमें। जो भी निर्णय है वो आपसी समझ से किए जाते हैं। इसके जो फोकस क्षेत्र हैं वो है जी7 के जो देश हैं उनका आर्थिक विकास और उनकी स्थिरता, जलवायु का परिवर्तन जो है उससे संबंधित चुनौतियां, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा इसका एक फोकस क्षेत्र है, स्वास्थ्य इसका एक फोकस क्षेत्र है, जो जेंडर इक्वेलिटी है, लैंगिक समानता है, और मानवीय सहायता, ये भी इसका एक फोकस क्षेत्र है। और कई वैश्विक मुद्दे जो हैं इसके फोकस क्षेत्र हैं।
आउटरीच। आउटरीच इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है। इसी आउटरीच एलिमेंट के तहत ही इंडिया को इनवाइट किया गया है। इस बार इंडिया को आउटरीच नेशन की तरह इनवाइट किया गया है। गैर सदस्य देशों को जब वह इनवाइट करता है तो उसे आउटरीच नेशन कहता है। और उन संगठनों से जुड़ने के लिए इसने आउटरीच कार्यक्रम स्थापित किया है ताकि जो गैर इसके सदस्य देश हैं उनसे भी संबंध स्थापित किया जा सके। अब ये देखते हैं दोस्तों कि ये इटली वाले शिखर सम्मेलन के एजेंडे क्या हैं। तो अगर G7 की तरफ से देखे जाएं ऑर्गेनाइजेशन के एजेंडे जो इटली ने निर्धारित किए इस वर्ष वह क्या हैं। तो सबसे पहला एजेंडा इसका रशिया यूक्रेन के बीच में जो टेंशन है वो टेंशन इसका एजेंडा है। जो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष को विराम करना इनका एक एजेंडा है। दूसरा इनका एजेंडा ये है कि विकासशील देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच में संबंध किस प्रकार से स्थापित किए जाएं और मुख्यतया अफ्रीका का जो रीजन है वह और जो इंडो पैसिफिक यानी कि इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है जिसमें इंडिया के कुछ हिस्से आते हैं और इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं चाइना को मिलाते हुए, तो उस इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फिर तीसरा जो है प्रवास अर्थात माइग्रेशन। माइग्रेशन इसका बहुत बड़ा एजेंडा है। तो इस माइग्रेशन के अंदर में जो भी ऊर्जा की संबंधित समस्याएं खड़ी हो रही हैं, फूड सिक्योरिटी जो खाद्य सुरक्षा की समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन की जो समस्याएं हो रही हैं इस माइग्रेशन के कारण में, प्रवास के कारण में, वह इसके एजेंडे में है। चौथा इसका महत्वपूर्ण एक एजेंडा है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये चार एजेंडे हैं जो G7 ने सेट किए। इस G7 में सम्मिलित होने जा रहे भारत आउटरीच नेशन की तरह जो सम्मिलित हो रहा है उसके क्या एजेंडे हैं। तो यहां देखेंगे कि हमारे प्यारे देश भारत के जो एजेंडे हैं वह है वैश्विक दक्षिण और भारत के विकास के लक्ष्यों पर महत्व डालना, उन पर प्रकाश डालना। यानी कि हम जब वहां आउटरीच नेशन की तरह जा रहे हैं तो हमारा एक एजेंडा वहां पर ग्लोबल साउथ का है और ग्लोबल साउथ में हम उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं, इसलिए हम वहां पर अपनी बात मजबूती से रख पाएंगे। दूसरा जो हमारा एजेंडा है वो इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसकी आर्थिक सुरक्षा। जो इंडो पैसिफिक ये रीजन आप देखेंगे जिसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई रीजन आते हैं, कंट्रीज आती हैं, उसकी जो सिक्योरिटी है वो हमारे एजेंडे में है। इसी प्रकार से एआई जो है हमारे एजेंडे में है, जिसके विकास के लिए क्षमता और अनुप्रयोग उसके एप्लीकेशंस के लिए हम बात करने वाले हैं। अगला है भू राजनैतिक मुद्दों, विकास उन्मुख चर्चाओं और समाचार साधन पर नेताओं के साथ बातचीत। यानी कि जो G7 के नेशन हैं उनसे अलग अलग बायलैटरल मीट करने वाले हैं हम इन सभी जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स को लेकर। तो ये G7 और इंडिया के एजेंडे हैं इस समिट में। दोस्तों अब इस G7 में समिट में भारत कहां स्टैंड कर रहा है, भारत विशेष में अगर हम देखें G7 भारत के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो भारत दो प्रकार से इस चीज में हम भारत के महत्व को बांट सकते हैं। पहला, भारत यहाँ एक आउटरीच नेशन की तरह जा रहा है तो वह किन चीजों पर बात करेगा उनमें, और भारत जहां द्विपक्षीय समझौते करेगा, साइडलाइन ऑफ दिस समिट जो द्विपक्षीय जो बायलैटरल मीटिंग्स करेगा उनमें भारत के मुद्दे और एजेंडे क्या होंगे। तो जैसा कि जो भी G7 के एजेंडे हैं उन्हीं एजेंडे में शामिल होने के लिए इंडिया को बुलाया जा रहा है, यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पहला जो उनका एजेंडा है हमने पढ़ा कि यूक्रेन और रशिया का जो टेंशन है वो एजेंडा है। उस एजेंडे पर जब बात होगी तो उसमें आउटरीच नेशन का जो संवाद होगा उसमें इंडिया भी रहेगा। तो इंडिया उस संघर्ष को कम करने के लिए बात कर सकता है और ग्लोबल में अपनी लीडरशिप को बढ़ा सकता है। दूसरा, हमने कहा कि एआई जो है वो एआई में भारत बात करेगा वहां, क्योंकि इंडिया में जो है हम डे बाय डे हमारी जो इकोनॉमी है वो डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रही है, इसलिए एआई और उसके उपयोगों पर जब बात होगी तो भारत वहां अपनी बात रख सकता है। फिर आउटरीच नेशन की तरह भारत वहां पर सीमा पार आतंकवाद, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, ग्लोबल टेररिज्म पर बात कर सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ आतंकवादी हमले हुए थे, गतिविधियां हुई, इनको लेकर वहां भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उसको
मुखरता से वहां रख सकता है। फिर अगला, हिंद महासागर क्षेत्र में जो चीन का कथित विस्तार हो रहा है और भारत के साथ क्षेत्रीय विवाद हो रहा है, उस विवाद को लेकर भारत वहां अपनी बात मुखरता से रख सकता है, आउटरीच नेशन की तरह। इसी प्रकार भारत के साथ साथ ग्लोबल साउथ के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, उन मुद्दों के लिए भारत विश्व के नेताओं के साथ बातचीत कर सकता है और ऐसे एक बड़े वैश्विक मंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अर्थात भारत वहां आउटरीच नेशन की तरह जब ग्लोबल साउथ की बात करेगा एक बड़े मंच पर, तो भारत ग्लोबल साउथ की बड़ी इकोनॉमी और विश्व की बड़ी इकोनॉमी की तरह साउंड करेगा। यह भारत के लिए अच्छा है। अगला जो है, तो भारत ऊर्जा पर बात कर सकता है आउटरीच नेशन की तरह। ऊर्जा से संबंधित जो समझौते हैं, जो क्लीन एनर्जी है उसकी तरफ कैसे प्रोसीड किया जाए, कार्बन के उत्सर्जन को कम किस तरीके से किया जा सकता है, इन पर बात कर सकता है। तो ये सभी चीज हैं जिन पर भारत वहां बात कर सकता है। अगला अगर हम देखें द्विपक्षीय समझौते, तो भारत कुछ बायलैटरल मीटिंग्स करने वाला है। जैसे भारत जो इतावली समकक्ष यानी इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनसे रक्षा से जुड़े मुद्दों पर रणनीतिक साझेदारी पर संवाद कर सकता है। इसी प्रकार से जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा, उनसे बात कर सकता है। इसी प्रकार भारत जो है, संभावित है कि वहां कनाडा के ट्रूडो, उनसे बात करे, बायलैटरल मीटिंग करे, क्योंकि भारत के कुछ वहां पर टेंशंस कनाडा के साथ में जियोपॉलिटिकल अभी भी चल रहे हैं। उनकी कूटनीतिक साझेदारी हेतु बात कर सकता है और जो सक्रिय खालिस्तानी ताकतें हैं उनकी चिंताओं के बारे में बात कर सकता है। फिर भारत अमेरिका से भी द्विपक्षीय वार्ता कर सकता है, क्योंकि भारत अमेरिका का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इसलिए संभावना यह बन रही है कि भारत वहां से बायलैटरल मीटिंग अमेरिका से करे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि G7 शिखर सम्मेलन है क्या, इसकी क्या आवश्यकता है, ऐसे समूह देश क्यों जरूरी हैं विश्व के लिए, इन समूह देशों के एजेंडे क्या हैं, ये किन चीजों पर बात कर रहे हैं, और भारत जैसे देश की इन समूहों में उपस्थिति कितना मायने रखती है। तो आज के इस वीडियो में ज्वाइन होने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो में बताए गए कंटेंट में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो या आपके यदि कुछ सुझाव हो, तो हमें जरूर कमेंट करें।